हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशन के नाम से ये टॉपिक आता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो टॉपिक है हमारा गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल अगर देखा जाए तो गुरुत्व शब्द जो है वो पृथ्वी के लिए आता है। पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाला बल, किसी वस्तु पर लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है भाई? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। आकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी के अंदर एक अद्भुत शक्ति है जिसके द्वारा पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, और उस अद्भुत शक्ति का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। उस अद्भुत शक्ति का नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। यहां से भी इसको पता चल रहा है गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या हो गया। गुरुत्वाकर्षण का मतलब हो गया गुरुत्व प्लस आकर्षण। अगर अपन देखें तो गुरुत्वाकर्षण का मतलब हुआ गुरुत्व प्लस आकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मतलब हो गया बेटा गुरुत्व प्लस आकर्षण। गुरुत्व प्लस आकर्षण यानी पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है, गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का मूलभूत बल माना जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का मूलभूत बल माना जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का मूलभूत बल माना जाता है। मूलभूत बल, फंडामेंटल फोर्सेस माना जाता है। मूलभूत बल माना जाता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। ये बेसिक बात थी कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो हम गुरुत्वाकर्षण बल को डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर यहाँ तक? अब चलते हैं आगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए जो नई डेफिनेशन दी गई बाद में, ब्रह्मांड में उपस्थित किन्हीं दो द्रव्य कणों के मध्य, दो द्रव्य कणों के मध्य, द्रव्य मानी होता है पदार्थ, द्रव्य कणों के मध्य लगने वाला कौन सा बल? आकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बल कहलाता है। अब इसके बारे में एक नियम दिया गया, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के जो खोज करता है वो न्यूटन है। तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने की है। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के लिए एक नियम दिया जिसे हम कहते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। यहां से हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। देखो भाई ध्यान से, न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा कि इस प्रकृति में जहां पर भी दो पिंड स्थित है, कहीं पर भी दो पिंड है, उनके बीच में अगर एक निश्चित दूरी है तो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। मान लीजिए दो द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान है m1 और ये द्रव्यमान है m2। मान लीजिए दो पिंड है और उनका द्रव्यमान क्या है? m1 और m2 है, और दोनों एक निश्चित दूरी पर स्थित है। तो इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो बल है F प्रोपोर्शनल टू m1 m2। ये समीकरण 1 हो गया। नंबर 2 F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर हम बात करें, समीकरण 1 और 2 से, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है? हमारे पास फॉर्मूला आता है F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन क्या हो गया? r²। इसको इक्वल में चेंज करेंगे बेटा, F बराबर क्या हो गया? g m1 m2 अपॉन r²। कई जगह आपको ऐसा पढ़ने को भी मिल सकता है कि -g m1 m2 अपॉन r²। यहां पर ये जो माइनस चिन्ह है, नेगेटिव साइन
क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन यह प्रदर्शित करता है कि गुरुत्वाकर्षण बल केवल और केवल कौन सी प्रकृति का है? यह प्रदर्शित करता है कि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है, ठीक है। ओनली अट्रैक्टिव नेचर का होता है, प्रकृति का होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर जी क्या है? यहां पर जी यहां नियतांक है, जी यहां नियतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं? जी यहां नियतांक है, जिसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। क्लियर है? तो यहां तक की बात। तो यहां पर क्या कहा गया देखिएगा, मैं कह रहा था कि ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम क्या है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के अनुसार वायु या निर्वात में उपस्थित किन्हीं दो द्रव्य कणों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा इस बल की क्रिया रेखा दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। अगर इस बल का एक्सल लाइन ऑफ फोर्स देखा जाए तो दोनों जो मास होते हैं उनके सेंटर को एडजॉइनिंग जो लाइन होती है उसके अकॉर्डिंग इसका फोर्स लगता है, उसके अकॉर्डिंग ये फोर्स लगता है। या तो ये बॉडी इसको अट्रैक्ट कर रही होगी या ये बॉडी इसको अट्रैक्ट कर रही होगी। इस तरीके का इसके अंदर फोर्स लगेगा, इस तरीके का इसके अंदर क्या लगेगा बेटा? फोर्स लगेगा। क्लियर है क्या ये बात? तो यहां पर क्या कहता है? तो हमने कहा कि F प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया भाई? F प्रोपोर्शनल टू हो गया M1 M2, F प्रोपोर्शनल टू हो गया M1 M2, F प्रोपोर्शनल टू हो गया 1/r²। और दोनों को अगर ऐड करके लिखा गया तो ये जो इक्वेशन आ रही है ये इक्वेशन बहुत काम की इक्वेशन है और इसी से हमें न्यूमेरिकल करने हैं, तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है और इसके ऊपर हमको लिखना है MTR। ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। तो F इक्वल टू क्या हो गया? G_M1 M2/r²। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात हो तो बोलो। चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। तो आपने कहा कि सर आपका फॉर्मूला आया F इक्वल टू G_M1 M2/r²। और हमारी जो बात चल रही थी वो क्या चल रही थी बताइए? हम कह रहे थे कि G जो है वो यहां पर नियतांक है, G जो है वो यहां क्या है बेटा? नियतांक है। इसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। G का मान क्या होता है? G का मान जो है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg² होता है। इसका वैल्यू कितना होता है? तो हमने कहा इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11, ये इसका वैल्यू होता है। अब यहां पर क्या कह रहा है? G का विमीय सूत्र क्या होगा सर? तो G का विमीय सूत्र क्या होगा? तो G का विमीय सूत्र हो जाएगा बेटा, जब इसको न्यूटन लिखेंगे न्यूटन का हो जाएगा, kg² का ऊपर जाएगा तो m-1 L3T-2। याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो m-1 L3T-2 ये इसका क्या हो गया? विमीय सूत्र हो गया। क्लियर है क्या यहाँ तक? इसके बाद में अगली कहानी क्या है? G का जो मान है, G का मान किस वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया? G का मान हेनरी कैवेंडिश द्वारा ज्ञात किया गया। हेनरी कैवेंडिश द्वारा ज्ञात किया गया। जो G की वैल्यू थी 6.67 इंटू 10⁻11, ये किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया? ये ज्ञात किया था हेनरी कैवेंडिश ने। और जिस बैलेंस से इसका वैल्यू निकाला गया उस बैलेंस को अपन बोलते हैं टोरसाइन बैलेंस। क्या बोलते हैं बेटा? टोरसाइन बैलेंस बोलते हैं। टोरसाइन बैलेंस या हिंदी में इसको कहते हैं एंटन तुला। एंटन तुला के द्वारा इसका वैल्यू निकाला गया। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब यहाँ पर देखिएगा क्या कहानी आती है। अब जो G का जो मान है, G का मान किन किन बातों पर निर्भर करेगा? तो G का मान माध्यम पर, पिंड के आकार पर, आकृति पर ध्यान रखना, निर्भर नहीं करता है। अगर माध्यम बदल देंगे तो भी G का मान
नहीं बदलता है। माध्यम बदल देंगे तो भी जी का मान नहीं बदलेगा। ठीक है, तो यहां पर लास्ट क्या आया, गुरुत्वाकर्षण बल का जो सूत्र निकल करके आया बेटा, वो आया आपका F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन क्या हो गया आर स्क्वायर। अगर नेचर वाइज इसको लिखा जाएगा तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां नेगेटिव साइन अट्रैक्शन को डिनोट करता है। अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे। और यदि वो पूछता है कि बल की प्रकृति कैसी है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन के अंदर इसकी जो प्रकृति होती है वो आकर्षण की प्रकृति होती है। यहां तक की बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र आपके पास में आ चुका है। F इक्वल टू क्या आ गया बेटा, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पर कुछ चीजें देखो। पहली बात, गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषताएं देख सकते हो। गुरुत्वाकर्षण बल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल के गुण की बात की जाए तो यहां पर ध्यान से सुनना, समझना। पहली बात क्या है, पहली बात यह है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। पहला पॉइंट है, गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। एक चीज यहां ध्यान रखनी है, आकर्षण प्रकृति किससे डिनोट करते हैं, नेगेटिव से, नेगेटिव साइन। और प्रतिकर्षण प्रकृति किससे डिनोट करते हैं बेटा, पॉजिटिव साइन। कोई दिक्कत वाली बात। दूसरी बात क्या कहता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल अन्योन्य क्रियाबल है, अन्योन्य क्रियाबल है, म्यूचुअल इंट्रैक्शन फोर्स है। अर्थात इट मींस पहला द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान पर जितना बल लगाता है, दूसरा द्रव्यमान भी पहले द्रव्यमान पर उतना ही बल लगाएगा। दोनों बलों का परिमाण समान व दिशा विपरीत होगी। दोनों बलों का परिमाण समान तथा दिशा विपरीत होगी। मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये बॉडी है m1, मान लीजिए ये बॉडी है m2। अब देखो m2 m1 को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा और m2 m1 को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो दोनों इंट्रैक्शन फोर्स हैं। मान लीजिए ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, एक बल लग गया आपका F12 और दूसरा बल हो गया F21। दोनों बल परिमाण में समान होंगे। F12 मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, F21 मोड दोनों का बराबर रहेगा। अगर हम F12 वेक्टर की बात करते हैं तो माइनस F21 वेक्टर होता है। तो दोनों जो हैं परिमाण में समान लेकिन दिशा में क्या होंगे, विपरीत होंगे। क्लियर है क्या? अतः ये बात पता चलती है कि अतः गुरुत्वाकर्षण बल
क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की अनुपालना, नियम की अनुपालना करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट नंबर 3 आता है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, मान लीजिए ये दो द्रव्यमान है, ये है आपका m1, मान लीजिए दूसरा द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान है m2, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी है r। तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर इस पूरे सिस्टम को हम पानी में रख दें, इस पूरे सिस्टम को हम किस में रख दें, इस पूरे सिस्टम को हम पानी के अंदर रख देते हैं, पूरे सिस्टम को किस में रख दें, ये पूरा सिस्टम हो गया, और इसको भी उतनी ही दूरी पर कहाँ रख दिया जाए, पानी में रख दिया जाए। कहाँ रख दिया गया बेटा, पानी में रख दिया। यहाँ पर देखो, इस जगह पर देखो, यहाँ पर बल लग रहा है F इक्वल टू GM1 M2 अपॉन R²। तो यहाँ पर भी क्या होगा, F इक्वल टू GM1 M2 अपॉन R²। ठीक है, इसको नोट करिएगा, फिर मैं आगे चलता हूँ। क्लियर यहां तक, क्लियर यहां तक, चलें आगे, चलें आगे। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखिएगा, पॉइंट नंबर 4 आता है, गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम की अनुपालना करता है। अतः गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है। गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल है। नंबर 5, गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल है। गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल है। 6, दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल अन्य द्रव्यमान की उपस्थिति से, अन्य द्रव्यमान की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है, नंबर 7, गुरुत्वाकर्षण बल की परास बहुत बड़ी होती है, बड़ी है। अतः इसे दीर्घपरासी बल कहते हैं। अतः इसे दीर्घपरासी बल कहते हैं। पॉइंट नंबर 8, प्रबलता के आधार पर
आधार पर गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल बल प्रकृति का सबसे दुर्बल बल है, प्रकृति का सबसे दुर्बल बल है, दुर्बल बल है। परास के आधार पर बलों का क्रम क्या होगा? परास के आधार पर बलों का क्रम, परास के आधार पर बलों का क्रम सबसे आरोही क्रम दे रहा हूं मैं आपको। सबसे कम परास का बल है वो है आपका नाभिकीय बल। नाभिकीय बल से थोड़ी सी ज्यादा परास है वो है आपकी वैद्युत चुंबकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल। और सबसे ज्यादा परास जो है वो आपका गुरुत्वाकर्षण, सबसे ज्यादा परास का बल है गुरुत्वाकर्षण बल, सबसे ज्यादा परास का बल है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सबसे ज्यादा परास का बल है। क्लियर है ये बात? अगर प्रबलता का आधार, ये प्रबलता के आधार पे क्रम दिया जाए, प्रबलता के आधार पर, प्रबलता के आधार पर बलों का क्रम क्या होता है? तो हमारी प्रकृति में 4 बल हैं। सबसे पहला, जिसको हम मूलभूत बल कहते हैं, सबसे पहला जो बल है वो आपका गुरुत्वाकर्षण, दूसरा जो बल है वो वैद्युत चुंबकीय, तीसरा प्रबल नाभिकीय और चौथा दुर्बल नाभिकीय। तो प्रबलता के आधार पर प्रकृति का सबसे प्रबल बल है प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल, एक मिनट, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय, नाभिकीय बल। उससे कम, उससे कम, उससे कम जो है वैद्युत चुंबकीय, वैद्युत चुंबकीय। उससे कम दुर्बल नाभिकीय, दुर्बल नाभिकीय। और सबसे कम जो है वो है आपका गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। ये क्रम जो है वो आरोही की बजाय अपन लिख देते हैं अवरोही क्रम, अवरोही हो जाएगा घटता हुआ। तो ये जो क्रम है ये आपका हो जाएगा अवरोही क्रम। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है, यहां तक का आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। यहां तक हो गया? नेक्स्ट देखते हैं गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट है ये, कितना नंबर आ गया? नंबर आ गया 8। नंबर 9 जो है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, क्षेत्र में कार्य करने वाला, करने वाला कण कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में कार्य करता है? उस कण का नाम है ग्रेविटॉन, उस कण का नाम है ग्रेविटॉन। कौन सा कण है? ग्रेविटॉन। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में कार्य करने वाला कण होता है ग्रेविटॉन। ठीक है, तो यहां तक की कहानी आपकी क्लियर हुई। अब आता है हमारा न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल सेक्शन। अब यहां से हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल सेक्शन। कुछ सवाल मैं आपको यहां आपको पैटर्न सिखाऊंगा और फिर इसका एक न्यूमेरिकल का वीडियो अलग से देंगे जिसमें आपको मैं और बढ़िया न्यूमेरिकल कराऊंगा। देखिएगा, सबसे पहला जो पैटर्न है, फर्स्ट पैटर्न न्यूमेरिकल का फर्स्ट पैटर्न है वेरिएशन। वेरिएशन, वेरिएशन क्या है? मतलब इसका परिवर्तन। अब परिवर्तन में क्या हो सकता है? परिवर्तन में वो
द्रव्यमान को बदल सकता है, दूरी को बदल सकता है, द्रव्यमान दूरी दोनों को बदल सकता है। तो वेरिएशन से पहला सवाल बन जाएगा। वेरिएशन से क्या सवाल बना कि जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक सवाल ले लेता हूँ, उससे समझते हैं। मान लीजिए ये कहता है, ये सवाल है, इस सवाल का एक पैटर्न मैं सिखा रहा हूँ। मान लीजिए ये एक बॉडी है और इस बॉडी का मास है m1 और ये आपकी दूसरी बॉडी है, दूसरी बॉडी का मास है m2 और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r है। अब अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि भाई साहब मैं इस वाले द्रव्यमान को दुगना करना चाहता हूं, इसको 2m1 कर दिया, बहुत बढ़िया। इस वाले द्रव्यमान को मैं 3 गुना करना चाहता हूं, 3 गुना कर दिया। और इस दूरी को, जो इनके बीच में जो डिस्टेंस थी पहले, उसको भी मैं 2 टाइम करना चाहता हूं, कर दिया। तो ये कहता है कि नए बल की गणना कीजिए, जो नया फोर्स जनरेट होगा नए बल की गणना कीजिए। बहुत आसान सवाल है, नए बल की गणना कीजिए, नए बल की गणना कीजिए। अब यहां पर देखो, सबसे पहली कंडीशन में फोर्स क्या था, फोर्स था G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगली वाली कंडीशन में जो नया फोर्स निकल करके आया F डैश इक्वल टू G, इसको क्या लिख दिया, m1 कितना हुआ 2m1 और ये हो गया इंटू 3m2 है ना, 3m2 अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया 2r का स्क्वायर। तो यहां पर 3 इंटू 2 6 और ये कितना हो जाएगा 4। तो F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन 4 और ये हो जाएगा G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहां पर यदि हम F डैश को देखें तो F डैश कितना बनेगा 3/2 बनेगा, क्या 3/2 और ये हो जाएगा I। ये आपका क्या बनेगा भैया, ये आपका आंसर बनेगा। तो ये जो पैटर्न है ये आपका वेरिएशन का पैटर्न है, ये जो पैटर्न है ये आपका वेरिएशन का पैटर्न है। ठीक है, क्लियर है क्या। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा पॉइंट। तब तक आप एक बार वीडियो रोक करके फटाफट से इसको लिखिएगा, लिख करके फिर अगला टॉपिक सिखाते हैं। फटाफट से लिखिए। साइंस साइंस नहीं पढ़नी है, पढ़नी है फिर। अब एक काम करते हैं 26 से शुरू करेंगे, क्योंकि अब कल तो मैं घर जा रहा हूँ, फिर दीपावली के बाद आऊँगा ना 24 को, फिर 24 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री पहले केमिस्ट्री पढ़नी है, केमिस्ट्री। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या सभी को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सूत्र पर आधारित, सूत्र पर आधारित। अब फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, वो आप आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल में क्या आएगा बेटा, यहां पर देखो ये कह रहा है कि ये एक बॉडी है, इसका मास कितना है, ये कह रहा है 2 kg है। ये बॉडी है, इसका मास कितना है, ये कह रहा है 3 kg है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दे दिया, r का वैल्यू वो दे रखा है 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर f आपको निकालना है। तो ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, पहले सवाल नोट कर लो फिर मैं अगले पेज पर चलता हूं। नोट कर लिया होगा, चलें आगे। अब देखो इस सवाल के अंदर आपको क्या दिया गया है, इस सवाल में आपको दिया गया m1 का वैल्यू है 2 kg, m2 का वैल्यू कितना दिया है, m2 का वैल्यू कितना दिया है 3 kg, m2 का वैल्यू है 3 kg और r कितना दिया है, r दिया है 16 सेंटीमीटर। इसको 16 इंटू 10⁻⁻² मीटर लिख सकते हैं। अब आपका वैल्यू क्या है, फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला हो गया F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बेटा G का वैल्यू 6.67 10⁻⁻11, m1 कितना है 2, m2 कितना है 3, r कितना है तो 16 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान दें, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, पहले ही उसको कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं। आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू ये कितना हो जाएगा 6 अपॉन क्या रहा 16 इंटू 10⁻⁻², 16 इंटू 10⁻⁻², 2 टाइम लिख लीजिएगा। सबसे पहले 10 की पावर को सॉल्व करेंगे, -2 -2 -4 ऊपर गया प्लस का 4 और इसमें 11 में से गया तो बचा क्या बेटा आपका बच गया 6.67 इंटू 10⁻⁻
11 में से 4 गया तो माइनस का 7 बच गया, ठीक है, इंटू क्या रहा है 6, और नीचे क्या रह गया 16 इंटू 16, 16 इंटू 16, ये हो गया 3, ये हो गया आपका कितना हो जाएगा 8, नीचे 2 जीरो बढ़ेगी 10 की पावर 2 तो 10 की पावर 9 हो जाएगी, 667 बटे में 16 गुना 8, और ये हो गया 10 की पावर माइनस की 9, ठीक है। अब ये इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपके आंसर आ जाएंगे। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, ठीक है। दो कहानी हुई। अब तीसरा पैटर्न है, तीसरा पैटर्न सुनिएगा। पहला आपने क्या सुना, वेरिएशन से पूछ सकता है, दूसरा आपने क्या सुना, फॉर्मूला बेस्ड हो सकता है, तीसरा जो है वो भाषात्मक होगा। तीसरा जो सवाल है वो भाषात्मक सवाल है। भाषात्मक सवाल, भाषात्मक सवाल कैसे होते हैं, आपको केवल लैंग्वेज देगा, भाषा से पूछ सकता है। वो कहता है एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m1, दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m2, दोनों के बीच की दूरी कितनी है r है। अब ये कहता है किसी तीसरे द्रव्यमान को, किसी तीसरे द्रव्यमान को, तीसरे द्रव्यमान को, द्रव्यमान को कहाँ रखा जाए, कहाँ रखा जाए, रखा जाए कि उस पर, कि उस पर कोई बल ना लगे, उस पर कोई बल ना लगे, उस पर कोई बल ना लगे, ये कहानी कह रहा है। अब देखो ध्यान से, जब ये वाला सवाल है नोट कर लें, m1 m2 दो द्रव्यमान है और दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है। किसी तीसरे द्रव्यमान को, इन दोनों के बीच में किसी तीसरे द्रव्यमान को इनके मध्य, इनके मध्य कहाँ रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे, कि उस पर कोई बल ना लगे, ये सवाल पूछ रहा है। तो चलिएगा देखते हैं क्या सवाल है। ध्यान देंगे बेटा, ये आपका एक द्रव्यमान हो गया m1, ध्यान ये m2 हो गया, ये दोनों r, भैया इधर देखो, इधर उधर मत देखो, इधर देखो, तो ये m1 m2 हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि किसी तीसरे द्रव्यमान को इन दोनों के बीच में कहाँ रख दिया जाए, ये मान लेते हैं, ये कहाँ रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। तो अपन ने क्या माना, हम ये मानते कि मान लो ये इसको कितनी दूरी पर रख रहा है, x दूरी पर, तो ये दूरी कितनी हो गई भैया, ये दूरी हो गई r माइनस एक्स, ये दूरी कितनी हो गई r माइनस एक्स। अब देखिए ध्यान से, ये कहता है ये वाला द्रव्यमान इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये वाला द्रव्यमान इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। मैं कहता हूँ ये फोर्स F1 है और ये फोर्स कितना मान लूँ, F2 मान लूँ, तो मेरे पास कंडीशन क्या निकल करके आएगी, कंडीशन ये हो सकती है F1 माइनस F2 बराबर 0 हो सकता है, या F2 माइनस F1 बराबर क्या हो सकता है 0 हो सकता है। जब ये इस पर लगने वाला बल क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पर इसको इधर ले जाएं तो अपन क्या लिखेंगे, F1 इक्वल टू F2। F1 का वैल्यू क्या लिखोगे, F1 का वैल्यू हो गया जी m1 m अपॉन एक्स स्क्वायर। भाई ये m1 है, ये m है, इन दोनों के बीच का बल है, ठीक है। इसका बल क्या हो जाएगा बता दो, इसका हो जाएगा जी m2 m अपॉन क्या हो जाएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो जो कटता है वो काट दो, क्या बचेगा भैया, तो यहाँ पर बचेगा m1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू m2 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको इधर ले जाओ तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू m2 अपॉन क्या हो गया m1 r माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू अंडर रूट m2 अपॉन अंडर रूट m1। तो यहाँ पे क्रॉस गुणा करें, r माइनस एक्स को गुणा कर दें रूट m1 से, और यहाँ पर ये हो जाएगा m2x, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट m1 r माइनस अंडर रूट m1 x इक्वल टू अंडर रूट m2 x। इसको इधर ले जाओ तो क्या आ गया अंडर रूट m1 r इक्वल टू अंडर रूट m2 x प्लस अंडर रूट m1 x कॉमन आ गया, अंडर रूट m1 r x कॉमन है, अंडर रूट ये हो गया m2 प्लस अंडर रूट क्या हो गया m1 x इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट m1 r अपॉन अंडर रूट m1 प्लस अंडर रूट m2। ये वैल्यू निकल करके आई। तो इतनी दूरी पर रख दिया जाए तो उस पर कोई भी बल नहीं लगेगा। तो इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, MTR है, MTR मैंने लिख दिया है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। तो x इक्वल टू क्या आया अंडर रूट m1 r अपॉन अंडर रूट m1 प्लस अंडर रूट m2। इससे रिलेटेड एक बार उतार लें, फिर इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको। ठीक है, अब कलर में देखिए भैया,
तो इस पर बेस्ड हम एक सवाल लेते हैं, इस पर बेस्ड एक सवाल लेते हैं, बहुत प्यारा सवाल है। देखिएगा क्या सवाल दिया गया है। सवाल दिया गया है, देखो ध्यान से, देखिए ध्यान से। ये कह रहा है, क्वेश्चन दे देता हूं यहां पे, ये आपका 4 kg का कोई पिंड है और ये आपका 9 kg का कोई पिंड है, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, r इक्वल टू दे रखा है 16 सेंटीमीटर। r इक्वल टू क्या दे रखा है, 16 सेंटीमीटर दे रखा है। अब बच्चा लोग पूछ रहा है कि इनके बीच में, इनके मध्य 2 kg का, 2 kg द्रव्यमान के पिंड को कहां रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। अब देखो यहां पर, अब इसका मैंने सीधा आपको एक फॉर्मूला दे दिया। सीधा फॉर्मूला क्या है, क्या दिया था बेटा सीधा फॉर्मूला, देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत प्यारा है। x इक्वल टू क्या था, ये x जो है वो m1 से है, अगर आपको m2 से पूछे तो r माइनस एक्स इसका आंसर होगा। देखिए x क्या निकाला, अंडर रूट m1r अपॉन अंडर रूट m1 प्लस अंडर रूट m2। m1 कितना है 4, तो अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई कितना 16 अपॉन में अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 9, तो कितना हुआ 2 इंटू 16 अपॉन में 2 प्लस 3, ये हो गया 32 और ये हो गया 5। आंसर कितना हुआ 5 6 का 30, 6.4 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया फ्रॉम m1। ये जो आंसर है ये m1 से आ रहा है। अगर m2 से पूछा जाए तो फ्रॉम m2 क्या होगा बेटा, फ्रॉम m2 होगा r माइनस एक्स। r कितना है 16, x कितना है 6.4। सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। नेक्स्ट चलें। अब इसका एक ट्रिक देता हूं मैं आपको, अब मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं, इसमें भी वो थोड़ा सा और इजी लगता है, मुझे लगता है। देखें, मान लीजिए, देखें यहां पे एनके सर की ट्रिक, एनके सर की ट्रिक ध्यान से समझे क्या है। ये कह रहा है कि मान लो ये द्रव्यमान है तुम्हारा m और इसके कुछ दूरी पर ये जो द्रव्यमान रखा है ये इसका कितना गुना है, n गुना है। ये इसका कितना गुना है, n गुना है, ठीक है। और किसी द्रव्यमान को कहाँ रखा गया, किसी द्रव्यमान, अब यहां पर जो द्रव्यमान रखा गया है उसको हम m0 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर जब इसको सॉल्व किया जाएगा वही तरीका लगेगा, इसके अंदर तरीका वही रहेगा, आप उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये डिस्टेंस आपका d हो गया, चाहे तो r मान लो चाहे d मान लो, यहां पर d मान लिया मैंने। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा x इक्वल टू d अपॉन अंडर रूट n प्लस 1, अंडर रूट n, एक मिनट बेटा, अंडर रूट n प्लस 1, सॉरी n प्लस 1, ये इसका आंसर बनेगा। जैसे अगर हम एक सवाल करें जरा, देखें ये आपका 1 kg का है और ये भी आपका 1 kg का ही है, सोचो 1 kg का है, डिस्टेंस इनके बीच में d मान लेते हैं। अब क्या हुआ, तो x कितना होगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा d अंडर रूट n प्लस कितना 1, तो ये हो गया x इक्वल टू d की जगह d, n कितना गुना, एक गुना ही है वो, तो रूट 1 और ये हो जाएगा प्लस 1। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, x इक्वल टू, आंसर कितना हो जाएगा बेटा, एक मिनट, आंसर कितना हो जाएगा बेटा d/2 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात। अगर देखिए अभी अपन ने जो सवाल किया था उसी सवाल को करते हैं जरा। ये आपका क्या हुआ 4 kg है, ये आपका क्या है 9 kg है, 9 kg है। अब क्या करेंगे, अब कह रहा है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी थी, d का वैल्यू दे रखा था 16 सेंटीमीटर। अब जरा इसको सॉल्व करना, क्या आया, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हुआ d अपॉन अंडर रूट n प्लस 1। सर यहाँ n तो बन ही नहीं रहा, इसको इधर ले जाओ, तो ये क्या हो गया, इसका कितना गुना हो गया भाई, 1 kg का 9/4 गुना हो गया। तो यहाँ पर जब इसको बनाओगे तो ये इधर क्या बन जाएगा, ये 1 kg हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा बेटा
ये हो जाएगा 9/4 kg। तो n कितना आ गया, n का वैल्यू हो गया 9/4। तो x d की जगह 16 √9/4 प्लस कितना 1। तो x इक्वल टू कितना हुआ 16 बटे ये कितना हो जाएगा 3/2 + 1। एलसीएम कितना हुआ x इक्वल टू, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 16 × 2 अपॉन कितना हो जाएगा 3 + 2, तो वही 32/5। आंसर कितना 6.4 सेंटीमीटर। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला काम का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब m और nm दो द्रव्यमान रखे हुए हों और उनके बीच में किसी आवेश को रख दिया जाए जिस पर एफ नेट का वैल्यू कितना हो 0 हो। तो ये जो फॉर्मूला है ये काम का फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, तो यहां तक का हुआ। अब अगला सवाल लेते हैं। अगला हम सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल हमारा सिमेट्री से जुड़ा हुआ सवाल है। अगला सवाल समिति से जुड़ा हुआ सवाल है। क्या कहता है, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये कह रहा है कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल पर जो है वो यहाँ पर भी m द्रव्यमान रखा हुआ है, यहाँ पर भी m द्रव्यमान रखा हुआ है, यहाँ पर भी m द्रव्यमान रखा हुआ है। अब ये कहता है कि सेंटर पर, ये सेंटर है इसका, सेंटर पर m0 द्रव्यमान रखा हुआ है, सेंटर पर m0 द्रव्यमान रखा हुआ है और इसका जो लेंथ आपको दिया गया है, इसका जो लेंथ है वो a दे रखा है, इधर भी a दे रखा है और ये भी a दे रखा है। तो ये कहता है कि केंद्र पर लगने वाले, केंद्र पर स्थित क्वेश्चन है बेटा, ये समिति से, समिति का क्वेश्चन है, समिति से। अब समिति से क्या कहानी है इसको देखते हैं। तो कहता है केंद्र पर स्थित, केंद्र पर स्थित, केंद्र पर स्थित m0 द्रव्यमान पर, m0 द्रव्यमान पर लगने वाले परिणामी बल की, परिणामी बल की क्या करो, गणना कीजिए, परिणामी बल की गणना कीजिए। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, तो यहां पर देखना, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ढंग से समझना बेटा। फिर इसका एक ट्रिक देंगे हम लोग, ट्रिक देंगे, इसका ट्रिक देंगे हम लोग। यहां पर ध्यान से समझिएगा, ये आपको ट्राइंगल दिया गया है, ये ट्राइंगल दिया गया है। अब यहां ध्यान से समझें कि इस पर आपको 3 द्रव्यमान दिए गए हैं। एक द्रव्यमान यहां दिया गया है बच्चा, एक द्रव्यमान यहां दिया गया है बच्चे, एक द्रव्यमान यहां दिया गया है बच्चा। अब ध्यान से सुनना, और सेंटर पर आपको एक द्रव्यमान दिया गया है, ये आपका सेंटर का द्रव्यमान हो गया। क्लियर है। और इसका वैल्यू क्या कह रहा है, ये इसका वैल्यू ये कह रहा है कि ये आपका m0 है। इसका वैल्यू क्या कह रहा है, ये आपका m0 है। इस m0 को कौन कौन से द्रव्यमान अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो बच्चों इसको 3 द्रव्यमान है जो इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ध्यान से समझना, ये इसको अपनी ओर खींच रहा होगा, ये भी इसको अपनी ओर खींच रहा होगा और ये भी इसको अपनी ओर खींच रहा होगा। इसका मतलब एक बल, इसका मतलब एक बल F इधर लग रहा होगा, एक बल F इधर लग रहा होगा और एक बल F इधर लग रहा होगा। अगर हम कोई ऐसी मैकेनिज्म लगाएं जिससे कि हमें ये एंगल पता लग जाए तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एंगल कैसे निकालेंगे, अब एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। एंगल निकालने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये आप एक बार पूरा ध्यान से समझ लो ताकि फिर आप आगे के सवालों में आपको तकलीफ नहीं होगी। ये आपका ट्राइंगल है बेटा, ध्यान से समझ लेना, एंगल निकालना सीख लेना, फिर आप आराम से कर लोगे। देखो ये आपका एक सॉरी, ये आपका द्रव्यमान था, ये आपका द्रव्यमान है, m1 है, जो भी आप मानो। ये आपका दूसरा द्रव्यमान है, इसको हम m ही मान रहे हैं, इसको भी हम m ही मान रहे हैं, इसको भी हम m ही मान रहे हैं। ठीक है भैया। और यहां पर भी आपको क्या दिया हुआ है, m द्रव्यमान दिया हुआ है। ठीक है। अब हमें इसके सेंटर पर जो द्रव्यमान है, सेंटर पर जो द्रव्यमान है उसका क्या निकालना है, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं। ठीक है, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं। ठीक, बहुत बढ़िया। और मैं एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूं, मैं एक
वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूं, और क्योंकि ये हमारा वो मास है जिसको हम एम नॉट कह रहे हैं। यहां क्लियर है क्या? अब ध्यान देना, इस पर जो फोर्स लग रहा था बच्चे, इस पर जो फोर्स लग रहा था वो किस डायरेक्शन में था? इस पर जो फोर्स लग रहा था वो क्या इस डायरेक्शन में था क्या? बिल्कुल था। इस पर जो फोर्स लग रहा था क्या वो इस डायरेक्शन में था? बिल्कुल था। और इस पर जो फोर्स लग रहा था वो इसी डायरेक्शन में है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगर मैं ध्यान से देखें, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि ऊपर वाला m जो है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इसको हम f लिखेंगे बेटा। ये भी हमारा क्या है? f है बेटा। और ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये आपका f हो गया। यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई क्या? अगर यहां का कहानी समझ आ गया तो फिर आप आराम से इसको समझ लेंगे। देखो, अपन जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के एक कोण का मान 60 डिग्री होता है, तो ये आपका 30 डिग्री हो गया। अब आप जेड दिख रहा होगा आपको, ये जेड दिख रहा है, तो ये एंगल, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जेड दिख रहा है, ये एंगल भी क्या होगा? ये एंगल भी आपका 30 डिग्री होगा। इधर क्या कह रहा है? ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो बेटा इसका इस एंगल का वैल्यू कितना होगा रे? इस एंगल का वैल्यू होगा 60 डिग्री। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब यहां पर ध्यान से समझेंगे, इधर भी ये एंगल कितना होगा? ये एंगल आपका, ध्यान से समझे, ये एंगल आपका कितना होगा? 90 हो गया। अब ये कह रहा है कि ये एंगल कितना होगा? ये एंगल, ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा? ये भी आपका 30 डिग्री होगा। सॉरी सॉरी, ये आपका 60 डिग्री होगा। ये आपका 60 डिग्री होगा। ठीक है। अगर ये 30 बन रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। इसको लाइन को आगे बढ़ा लें तो आप ध्यान से समझेंगे कि ये एंगल, ध्यान से समझेंगे बेटा, ये एंगल 30 है तो ऑब्वियसली बात है ये एंगल भी कितना होगा? ये एंगल आपका 30 होगा। ये एंगल भी आपका 30 होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन बन गई। पैरेलल लाइन के अंदर ये वाला एंगल जितना होगा ये भी उतना ही होगा, ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। ये कितना? ये 60 होगा, तो ये भी कितना होगा? 60 होगा। जरा कैलकुलेट करके देखें, क्या ये 360 बन रहा है क्या? क्या ये 360 बन रहा है क्या? अगर ये 360 बन रहा है तो आपका सवाल हो गया है। एफ ऊपर की तरफ लग रहा है, एफ इधर लग रहा है, एफ इधर लग रहा है। अब यहां पर कहता है दो वेक्टर हैं जिनके बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, दो वेक्टर अगर, तो इनका एंगल बाइसेक्टर यहां पर आएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ आएगी। एक ऊपर की तरफ लग रहा है, एक नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और आंसर निकल करके आएगा एफ नेट इक्वल टू 0। एफ नेट इक्वल टू 0। यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखें, तो एक बात समझ में आ गई होगी, सममिति, सममिति, सममिति के कोणों पर, कोणों पर समान द्रव्यमान, समान द्रव्यमान, समान द्रव्यमान रखे हुए हों, रखे हुए हों, हो तो केंद्र पर स्थित, केंद्र पर स्थित द्रव्यमान पर, द्रव्यमान पर लगने वाला, लगने वाला परिणामी बल शून्य होगा, शून्य होगा। ठीक है। अब इसी पर बेस्ड मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं, इसको आप ट्राई करेंगे। अगले हम नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर इन सवालों के डिस्कस करेंगे कि इनके आंसर क्या होंगे। आपको मैं वर्ग दे रहा हूं, एक वर्ग दिया गया है, यहाँ भी m द्रव्यमान है, यहाँ भी आपका m द्रव्यमान है, यहाँ भी आपका m द्रव्यमान है, यहाँ भी आपका m द्रव्यमान है, और इसके मध्य में जो द्रव्यमान रखा गया है वो m नोट है। तो m नोट पर परिणामी बल, परिणामी बल ज्ञात कीजिए, परिणामी बल ज्ञात कीजिए। सभी में m नोट पर निकालना है। ठीक है। अब बोलो दूसरा सवाल। अगर मैं इस तरीके का दे दूं, अगर मैं इस तरीके का दे दूं,
तो क्या होगा, साइड ए और ये एम, ये एम, ये एम नॉट। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल, तीसरा सवाल आपको मैं दे देता हूं। साइड ए, ए, ए और ये एम है, ये भी 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 एम है। तो सेंटर पर एम नॉट है, उस पर वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक और दे देता हूं, एक और दे देता हूं। एक द्रव्यमान यहां दिया हुआ है एम, एक यहां 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 है एम, और ये सेंटर है। सेंटर पर क्या है, सेंटर पर है एम नॉट। तो इसमें भी एम नॉट पर, सभी में, सभी सवालों में ये बात जो है वो कॉमन है, एम नॉट पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए। तो इन सवालों को करिएगा और ये नेक्स्ट आंसर नेक्स्ट वीडियो में, आंसर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आंसर